सभी सुनने वालों का विशेषकर उन छात्रों का जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बिल्कुल जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं, इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट। आज हम कुछ ऐसा अनपैक करने वाले हैं जो न सिर्फ परीक्षाओं के लिए करो या मरो वाला टॉपिक है, बल्कि देश के एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी जानना बेहद दिलचस्प है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे अमृतसर जेएनवी एकेडमी के बेहद शानदार और विस्तृत स्लाइड डेक हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पर आधारित हैं। इस कानून को आम बोलचाल में रासुका या अंग्रेजी में एनएसए भी कहा जाता है। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बिल्कुल। आज हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है, इस जटिल और भारी भरकम कानून को बिल्कुल सरल भाषा में डीकोड करना, ताकि एसएससी, रेलवे और यूपी की परीक्षाओं में आने वाला कोई भी प्रश्न, चाहे वो कितना भी घुमावदार क्यों ना हो, बिल्कुल न छूटे। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को अनपैक करते हैं। एकदम। और देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता है ना, वो केवल तथ्यों को रट लेने से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। एक बेहतरीन उम्मीदवार वो होता है जो इन तथ्यों के पीछे का क्यों समझता है, ये कानून क्यों बना, इसके पीछे का तर्क क्या है, और मतलब ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। अगर हम ये समझ लेंगे तो परीक्षा का कोई भी ट्रिकी सवाल किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। एकदम सही बात है। संदर्भ और समझ दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो बिना समय गवाए सीधे पहली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका 1980 के परिचय के बारे में। स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स दिए गए, मैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ ताकि कोई भी जानकारी ना छूटे। जी पढ़िए। पहला पॉइंट है निवारक निरोध कानून, ब्रैकेट में है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दूसरा है ये कानून 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनाया गया। याद रखने की ट्रिक है 1980 बराबर 80, इंदिरा रिटर्न्स विद 80s पावर। शानदार ट्रिक है। हाँ। अगला पॉइंट है उद्देश्य, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना। याद रखने की ट्रिक 2 पिलर बराबर सुरक्षा प्लस व्यवस्था। और आखिरी पॉइंट है संविधान आधार, अनुच्छेद 22 ब्रैकेट में 3 फिर ब्रैकेट में बी और 22 ब्रैकेट में 4 के तहत शक्ति प्राप्त। याद रखने की ट्रिक 22 का पहाड़ा 22 गोज टू प्रोटेक्शन। करेक्ट। अब देखिए, ये ट्रिक्स तो याद रखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी दिया गया है। तो जरा इस निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को आसान भाषा में समझाइए ना। मतलब ये हमारी जो सामान्य गिरफ्तारी होती है उससे कैसे अलग है? बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, एग्जाम अलर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोकना या हिरासत में लेना। आमतौर पर पुलिस किसी को तब गिरफ्तार करती है जब वो कोई अपराध कर चुका होता है, राइट? हाँ, सबूत मिलने के बाद। जिसे हम दंडात्मक निरोध या पनिटिव डिटेंशन कहते हैं। लेकिन निवारक निरोध का पूरा विचार ही ये है कि इलाज से बेहतर बचाव है। मान लीजिए खुफिया एजेंसियों को भनक लगती है कि कोई व्यक्ति शहर में दंगे भड़काने की योजना बना रहा है, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अच्छा। तो सरकार उस व्यक्ति के अपराध करने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे पहले ही हिरासत में ले लेगी। और अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो अनुच्छेद 22 का जिक्र पॉलिटी के सवालों में बार बार आता है। संविधान का अनुच्छेद 22 वैसे तो नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। हाँ। लेकिन यही अनुच्छेद राज्य को निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति भी देता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यह एक अपवाद है और परीक्षक हमेशा इसी अपवाद पर सवाल बनाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कानून सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को होने से रोकने के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये तो साफ हो गया कि ये कानून क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये अस्तित्व में कब आया। चलिए अगली स्लाइड में इसे देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधिनियम की प्रमुख तिथियों और तथ्यों के बारे में। जी। स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पारित या अधिनियमित तिथि 23 सितंबर 1980। याद रखने की ट्रिक 2-3 सितंबर। लागू होने की तिथि 27 दिसंबर 1980। याद रखने की ट्रिक साल के अंत में यानी दिसंबर में लागू। संरचना कुल 18 धाराएं या सेक्शंस, कोई अध्याय नहीं। याद रखने की ट्रिक 18 साल की उम्र में बालिग बराबर 18 धाराएं।
तो इसका परीक्षा के लिए क्या अर्थ है? खासकर ये पारित होने और लागू होने की अलग-अलग तारीखें क्यों हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और छात्र अक्सर मतलब लगभग हमेशा यही गलती करते हैं। यहाँ हमें अमृतसर के एग्जाम अलर्ट पर ध्यान देना होगा। इसमें बताया गया है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है धारा 1 के अनुसार। ओके, पूरे भारत में? जी, अब आपकी बात पर आते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पारित होने, जिसे हम इनैक्ट कहते हैं, और लागू होने यानी एनफोर्स होने की तिथियों के बीच छात्रों को उलझाया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है तो वो कानून बन जाता है। वो पारित होने की तिथि है जो यहाँ 23 सितंबर है। हाँ, 23 सितंबर। लेकिन सरकार उस कानून को पूरे देश में जमीनी स्तर पर जिस दिन से सक्रिय करती है वो लागू होने की तिथि होती है जो 27 दिसंबर है। तो परीक्षा में सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि परीक्षक अधिनियमित पूछ रहा है या लागू पूछ रहा है। बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात। शब्दों का खेल ही सारा अंतर पैदा कर देता है एग्जाम हॉल में। अब ये कानून बन गया, लागू हो गया, लेकिन इसके तहत एक्शन कौन ले सकता है? आइए तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 और 3 परिभाषा एवं शक्ति के बारे में। बिल्कुल। मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ती हूँ। धारा 2 ब्रैकेट में ए, समुचित सरकार। इसका अर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। याद रखने की ट्रिक, दोनों सरकारों के पास पावर है। धारा 3 निरोध आदेश, सुरक्षा या व्यवस्था के खतरे को देखते हुए हिरासत में लेना। याद रखने की ट्रिक, धारा 3 बराबर थ्रेट या खतरा। रिपोर्टिंग, धारा 3 ब्रैकेट में 5, राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर केंद्र को रिपोर्ट भेजनी होगी। याद रखने की ट्रिक, 1 हफ्ता बराबर 7 दिन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। देखिए, धारा 2 ये साफ करती है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास रासुका लगाने की शक्ति है। दोनों के पास है, ओके। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का एग्जाम अलर्ट। इसे बहुत धीरे और स्पष्ट रूप से समझना होगा। जिलाधिकारी यानी डीएम या पुलिस आयुक्त के आदेश को 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार का अनुमोदन यानी अप्रूवल मिलना जरूरी है। इसका मतलब अगर किसी जिले के डीएम साहब ने किसी को रासुका के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया तो वो आदेश अपने आप में फाइनल नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो आदेश अंतिम नहीं है। डीएम को 12 दिन के अंदर राज्य सरकार को यह साबित करना होगा कि उनका फैसला सही था। अच्छा। अगर राज्य सरकार 12 दिन में अपनी मोहर यानी अप्रूवल नहीं देती है तो वो निरोध आदेश वहीं का वहीं रद्द हो जाएगा। और क्रोनोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती। जब राज्य सरकार उस आदेश को मंजूरी दे देती है तो उसे 7 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है। एसएससी और यूपी की परीक्षाओं में ये 12 दिन और 7 दिन की टाइमलाइन सीधे पूछी जाती है। ये पदानुक्रम सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी भी एक अधिकारी के पास बेलगाम ताकत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए कि आदेश तो जारी हो गया, लेकिन वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भाग गया, तब क्या होगा? इस स्लाइड में हम बात करेंगे गिरफ्तारी की प्रक्रिया और स्थान के बारे में। जी। बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 4 निष्पादन या एग्जीक्यूशन। निरोध आदेश पूरे भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है सीआरपीसी के तहत। याद रखने की ट्रिक, धारा 4 बराबर चारों दिशाओं में गिरफ्तारी। धारा 5 निरोध का स्थान। व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है जिसके लिए सहमति आवश्यक है। याद रखने की ट्रिक, धारा 5 बराबर प्लेस या स्थान परिवर्तन। इस स्लाइड में जो विजुअल दिया गया है ना, वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। हाँ, एक नक्शा बना हुआ है। जी, इस फिगर में दिखाया गया है भारत का एक नक्शा और एक पुलिस कार जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही है। ये दर्शाता है कि रासुका के तहत गिरफ्तारी किसी एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब एग्जाम अलर्ट पे फोकस करते हैं। निरोध या डिटेंशन का स्थान और शर्तें सरकार तय करती है। यहाँ सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता का रोल ये है कि ये गिरफ्तारी का कानूनी तरीका बताती है। अगर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है लेकिन वो तमिलनाडु में छिपा है तो धारा 4 के तहत वारंट पूरे देश में मान्य होगा और उसे वहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है। और धारा 5 का मतलब है कि अगर कोई बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है तो सुरक्षा कारणों से उसे उसके गृह राज्य से हटाकर मान लीजिए अंडमान या किसी दूसरे राज्य की जेल में भी रखा जा सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल। बस शर्त यह है कि दोनों राज्यों की सरकारें जहां से भेजा जा रहा है और जहां भेजा जा रहा है, इस पर सहमत हों। ये प्रावधान इसलिए है ताकि वो व्यक्ति जेल में रहकर भी अपने स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल ना कर सके। मतलब रासुका लगने के बाद कोई भारत के किसी भी कोने में छिप नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान की फितरत है भागने की। अगर कोई आदेश मिलने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाए, तब कानून क्या कहता है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे फरार व्यक्तियों के लिए शक्तियों के बारे में। जी, पढ़िए। स्लाइड के पॉइंट्स हैं: धारा 6, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, यानी ज्यूरिसडिक्शन की कमी या अस्पष्टता से आदेश अमान्य नहीं होगा। याद रखने की ट्रिक: 6 बराबर फिक्स, मतलब गलती से आदेश रद्द नहीं होगा। धारा 7, फरार व्यक्ति, यदि व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता या छिपता है। याद रखने की ट्रिक: 7 बराबर 7 छोड़ दिया या भाग गया। कार्रवाई: संपत्ति कुर्क की जा सकती है, यानी अटैच की जा सकती है, प्लस 1 साल तक की सजा। याद रखने की ट्रिक: भगोड़े की प्रॉपर्टी जब्त। एक सेकंड, यहां मुझे एक चीज समझनी है। ये संपत्ति कुर्क करने का जमीनी मतलब क्या होता है? एक आम छात्र से कैसे समझे? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, कुर्क या अटैचमेंट का मतलब है कि सरकार उस फरार व्यक्ति की संपत्ति, जैसे उसका घर, जमीन, बैंक अकाउंट, को कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले लेती है। अच्छा, सरकार कब्जा कर लेती हाँ, है। हाँ। वो व्यक्ति उस संपत्ति को बेच नहीं सकता, और अगर वो फिर भी सरेंडर नहीं करता है, तो सरकार उसे नीलाम भी कर सकती है। अब इस स्लाइड के एग्जाम अलर्ट को डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है, मामले की रिपोर्ट महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ओके। देखिए, यूपी और एसएससी परीक्षाओं में ऐसे ही तकनीकी शब्द फंसाते हैं। सवाल आएगा कि फरार व्यक्ति की रिपोर्ट किसे दी जाती है। ऑप्शन में डीएम, राज्यपाल या पुलिस कमिश्नर होंगे, लेकिन सही जवाब है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। यही वो अधिकारी हैं जो संपत्ति कुर्क करने का कानूनी आदेश जारी कर सकते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जहां न्याय और निष्पक्षता की बात आती है। अगर किसी को पकड़ लिया गया है, तो क्या उसे अपनी सफाई देने का कोई मौका मिलेगा? इस स्लाइड में हम बात करेंगे कारण और सलाहकार बोर्ड के बारे में। ये बहुत अहम हिस्सा है। जी, स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स हैं: धारा 8, कारण बताना, अधिकारी को 5 से 10 दिनों में अधिकतम 15 दिनों में गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। याद रखने की ट्रिक: 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15। धारा 9, सलाहकार बोर्ड, सरकार द्वारा गठित, जिसमें 3 सदस्य होंगे, एचसी जज की योग्यता वाले। याद रखने की ट्रिक: बोर्ड बराबर 3 जज। धारा 10, सरकार को 3 सप्ताह के भीतर मामला बोर्ड के सामने रखना होगा। याद रखने की ट्रिक: 3 जज बराबर 3 सप्ताह। यहाँ चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बात की, निवारक निरोध में बिना अपराध सिद्ध हुए किसी को जेल में डाला जा रहा है। हाँ, प्रिवेंटिव है ये। ऐसे में शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। यही काम ये सलाहकार बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड करता है। यहाँ एग्जाम अलर्ट पर पूरा जोर देना होगा। बोर्ड के सदस्य उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए या रह चुके हों। ये पॉइंट रेलवे और एसएससी का पसंदीदा है सकते हैं। हाँ, या तो वर्तमान जज हों या रह चुके हों। वे पूछेंगे कि रासुका के सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं, तो याद रखना है वे कोई नेता या सामान्य पुलिस अधिकारी नहीं होते, बल्कि हाई कोर्ट के जज के लेवल के व्यक्ति होते हैं। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर पूरी फाइल इस बोर्ड को सौंपनी होती है, और ये बोर्ड तय करता है कि गिरफ्तारी सही है या नहीं। इसलिए ये तो बहुत बड़ा कानूनी बचाव है, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है कि आखिर किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? इसका जवाब है हमारी अगली स्लाइड में। जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधिकतम हिरासत समय के बारे में। पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं: धारा 13, किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों यानी 1 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता है। याद रखने की ट्रिक: 13 बराबर अशुभ या बैड लक बराबर 1 साल जेल। शर्त: अगर सलाहकार बोर्ड ने पर्याप्त कारण बताए हों। याद रखने की ट्रिक: बोर्ड की हाँ जरूरी है। देखिए, ये इस पूरे स्लाइड डेक का सबसे महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ हमें एग्जाम अलर्ट की तुलना मुख्य पॉइंट से करनी होगी।
मुख्य पॉइंट कहता है कि अधिकतम 12 महीने तक रखा जा सकता है, लेकिन एग्जाम अलर्ट कहता है बिना सलाहकार बोर्ड की सलाह के किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक ही रखा जा सकता है, वो भी सामान्य स्थिति में। ये 3 महीने वर्सेस 12 महीने का कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। तो इसे ऐसे समझें कि अगर सरकार किसी को रासुका में पकड़ती है तो वो अपने अधिकार से उसे सिर्फ 3 महीने तक जेल में रख सकती है। एकदम सही। 3 महीने तक सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है और उसे 3 महीने से ज्यादा, मतलब अधिकतम 12 महीने तक जेल में रखना है, तो उस 3 सदस्यीय हाईकोर्ट जजों वाले बोर्ड की अनुमति लेनी ही होगी। बिल्कुल लेनी होगी। अगर बोर्ड कहता है कि कारण पर्याप्त नहीं है, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। परीक्षा में सवाल की भाषा बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए कि वो बिना बोर्ड की सलाह के पूछ रहा है या कानून के तहत अधिकतम अवधि पूछ रहा है। ये क्लैरिटी बहुत काम आएगी एग्जाम हॉल में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या वो बीच में ही किसी को छोड़ सकती है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे आदेश वापस लेने और अस्थायी रिहाई के बारे में। जी, बुलेट पॉइंट्स है। धारा 14, सरकार किसी भी समय निरोधादेश को वापस या रिवोक ले सकती है। याद रखने की ट्रिक 14 बराबर वापसी, यानी सरकार का यू टर्न। धारा 14 ब्रैकेट में ए, विशिष्ट मामलों जैसे देश की रक्षा में 3 महीने से अधिक बिना बोर्ड की सलाह के रखा जा सकता है। याद रखने की ट्रिक ए बराबर एडवांस या कड़ी सुरक्षा। धारा 15 सरकार व्यक्ति को कुछ समय के लिए सशर्त छोड़ सकती है, यानी पैरोल दे सकती है। याद रखने की ट्रिक 15 बराबर 15 दिन की छुट्टी। यहाँ एग्जाम अलर्ट एक बहुत ही बारीक कानूनी पेंच समझाता है। अगर व्यक्ति अस्थायी रिहाई या पैरोल के बाद सरेंडर नहीं करता तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। 2 साल? जी, इसे धारा 7 की 1 साल की सजा से अलग करके याद रखने का तरीका समझना होगा। हाँ, धारा 7 में तो 1 साल था। करेक्ट। धारा 7 में हमने देखा था कि आदेश मिलते ही अगर कोई भाग जाता है तो उसे 1 साल की सजा है, लेकिन धारा 15 में सरकार ने आप पर भरोसा किया, आपको कुछ दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा, जैसे परिवार में किसी बीमारी के कारण, और फिर आप तय समय पर वापस नहीं आए। यहां आपने भरोसे का खून किया है, इसलिए सजा ज्यादा कड़ी है, 2 साल। और धारा 14A उस 3 महीने वाले नियम का बहुत बड़ा अपवाद है। वो अपवाद क्या है? अगर मामला देश की रक्षा यानी डिफेंस ऑफ इंडिया का है तो सरकार 3 महीने की सीमा को भी पार कर सकती है बिना बोर्ड की अनुमति के। ओहो, कानूनों के अंदर के ये अपवाद ही अक्सर मेरिट लिस्ट तय करते हैं छात्रों के लिए। चलिए अब हम इस डेक की आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधिकारियों के संरक्षण के बारे में। जी, पॉइंट्स हैं। धारा 16 इस अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक यानी गुड फेथ में किए गए कार्यों के लिए सरकार या अधिकारी पर मुकदमा नहीं होगा। याद रखने की ट्रिक 16 बराबर शील्ड या सुरक्षा कवच। उद्देश्य अधिकारियों को निडर होकर कार्य करने की शक्ति देना। याद रखने की ट्रिक बिना डर के काम। ये धारा हर उस प्रतियोगी छात्र के लिए महत्वपूर्ण है जो कल को एक प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी बनने का सपना देख रहा है। एग्जाम अलर्ट स्पष्ट करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई वाद या लॉसूट दायर नहीं होगा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जुड़ें तो क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब ये है कि जब देश की सुरक्षा दांव पर होती है तब अधिकारियों को तुरंत, ठोस और कभी-कभी बहुत कड़े निर्णय लेने होते हैं। अगर अधिकारी ये सोचकर डरता रहेगा कि कल को मुझ पर मुकदमा हो जाएगा या मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वो कभी सख्त कदम नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, वो तो झिझकेगा। हाँ, इसलिए ये धारा अधिकारियों को एक कानूनी कवच देती है, बशर्ते उनका इरादा सही हो और उन्होंने पूरी ईमानदारी यानी गुड फेथ में काम किया हो। व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, किसी भी प्रणाली को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अपने ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा तो देनी ही पड़ती है। तो हमने अमृतसर जेएनवी एकेडमी की इन बेहतरीन स्लाइड्स का पूरा विश्लेषण कर लिया है। अब समय है एक क्विक रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। जी बिल्कुल करते हैं। तो चलिए एक तेज वर्बल रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब दीजिएगा। वर्ष कौन सा है? 1980। कुल धाराएं कितनी हैं? 18। रिपोर्टिंग का समय क्या है? डीएम से राज्य सरकार को 12 दिन और राज्य से केंद्र को 7 दिन। सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं? 3 सदस्य जो हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों। और अधिकतम सजा की अवधि? 12 महीने। एकदम परफेक्ट। और देखिए, अगर हम परीक्षा के नजरिए या एग्जाम एप्लीकेशन से बात करें कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो एसएससी या यूपी एग्जाम्स में सीधे सवाल आते हैं।
जैसे रासुका की किस धारा में सलाहकार बोर्ड का जिक्र है, आपको तुरंत याद आना चाहिए, धारा 9। या फिर ये सवाल आ सकता है कि बिना बोर्ड की सलाह के किसी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो जवाब है अधिकतम 3 महीने। आपको बस इन ट्रिक्स, कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर याद रखना है। बहुत ही शानदार। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से सभी छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। समापन से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए जो भविष्य के अधिकारी हैं, एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरफ देश की सुरक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, तो दूसरी तरफ ये किसी व्यक्ति की आज़ादी को बिना अपराध सिद्ध हुए छीन लेता है। एक भावी अधिकारी के रूप में आप इन दोनों, देश की सुरक्षा और नागरिक के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है, जिस पर हर प्रशासक को सोचना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन सभी परीक्षार्थियों की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। जी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। एकदम सही। एनएसए 1980 इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई शक्तियों पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22(3) और 22(4), ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22(3) और 22(4). हाँ, ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 22(3) और 22(4) की शक्तियों पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1980, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1980, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1980, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1981। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1980। इसे 27 दिसंबर 1980 को लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासुका 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। बिल्कुल। इस अधिनियम में कुल 18 धाराएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अधिनियम की धारा 2A के तहत समुचित सरकार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। सही कहा। धारा 2A के अंतर्गत समुचित सरकार में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहां तक है? ऑप्शन ए केवल उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत, ऑप्शन डी केवल अशांत क्षेत्र। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी संपूर्ण भारत। हाँ, ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निरोध आदेश जारी करने की शक्ति किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 5। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 3। एकदम सही। धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार को निरोध आदेश की रिपोर्ट केंद्र सरकार को कितने दिनों के भीतर भेजनी होती है?
ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 12 दिन। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 दिन। बिल्कुल, राज्य सरकार को ये रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर केंद्र को भेजनी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश को राज्य सरकार का अनुमोदन कितने दिनों में मिलना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 दिन। ऐसे आदेशों को 10 दिनों में राज्य सरकार का अनुमोदन मिलना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धारा 4 के अनुसार निरोध आदेश का निष्पादन भारत में कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल संबंधित राज्य में, ऑप्शन बी भारत में कहीं भी, ऑप्शन सी केवल उस जिले में जहां अपराध हुआ, ऑप्शन डी न्यायालय की अनुमति से। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत में कहीं भी। सही। निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 8। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 5। हाँ, स्थान परिवर्तन का यह प्रावधान धारा 5 में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि निरोध आदेश अस्पष्ट है या क्षेत्राधिकार की कमी है तो धारा 6 के तहत आदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए आदेश रद्द हो जाएगा, ऑप्शन बी आदेश अमान्य नहीं होगा, ऑप्शन सी पुनः आदेश जारी करना होगा, ऑप्शन डी न्यायालय निर्णय लेगा। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी आदेश अमान्य नहीं होगा। बिल्कुल, धारा 6 के तहत अस्पष्टता के बावजूद आदेश अमान्य नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां किस धारा में दी गई हैं? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 7। एकदम सही। फरार व्यक्तियों से संबंधित शक्तियां धारा 7 में वर्णित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धारा 7 के तहत यदि व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता या छिपता है तो कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 3 साल। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 साल। आदेश का पालन न करने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकारी को गिरफ्तारी के कारण अधिकतम कितने दिनों के भीतर बताने होते हैं? ऑप्शन ए 3 से 7 दिन, ऑप्शन बी 5 से 10 दिन, ऑप्शन सी 7 से 12 दिन, ऑप्शन डी 10 से 15 दिन। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 से 10 दिन। बिल्कुल। अधिकारी को अधिकतम 5 से 10 दिनों के भीतर गिरफ्तारी के कारण बताने होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाहकार बोर्ड का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 9। हाँ, धारा 9 के तहत सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 3।
सही कहा। इस सलाहकार बोर्ड में कुल 3 सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी वरिष्ठ अधिवक्ता। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बिल्कुल, सदस्यों के पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार को मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष कितने समय के भीतर रखना होता है? ऑप्शन ए 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 3 सप्ताह, ऑप्शन सी 4 सप्ताह, ऑप्शन डी 5 सप्ताह। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 सप्ताह। एकदम सही। धारा 10 के अनुसार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर मामला बोर्ड के समक्ष रखना होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए नजरबंद किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 12 महीने, ऑप्शन डी 24 महीने। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 महीने। धारा 13 के तहत अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना सलाहकार बोर्ड की राय के किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 महीने। बिल्कुल। बिना बोर्ड की राय के व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निरोध आदेश को वापस लेने की शक्ति किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 15। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 14। हाँ, आदेश को वापस लेने की शक्ति धारा 14 में दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार व्यक्ति को कुछ समय के लिए सशर्त छोड़ सकती है। ये किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 15। सही। धारा 15 के तहत सरकार व्यक्ति को सशर्त रिहा कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि व्यक्ति अस्थायी रिहाई के बाद सरेंडर नहीं करता तो उसे कितनी सजा हो सकती है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 साल। एकदम सही। पैरोल के बाद सरेंडर ना करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। धारा 16 के तहत अधिकारियों को किस प्रकार के कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए अनजाने में हुई गलती, ऑप्शन बी सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य, ऑप्शन सी मौखिक आदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य। बिल्कुल। धारा 16 के तहत अधिकारियों को सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण मिलता है। ये है इन सभी एमसीक्यू की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। धन्यवाद।